आज मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर सुयश गुप्ता है। मैं वैसे भोपाल का हूँ मैं। और मैं अभी इस वक्त बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएम एंडोक्राइनोलॉजी कोर्स में सीनियर रेसिडेंट हूँ। और ये प्रोग्राम जो है आज स्पेशली रमजान के लिए हमने रखा है। तो रमजान के इस पाक अवसर पे जब काफी लंबे समय तक खासकर डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं उनको किस तरीके से अपने खाने का ख्याल रखना है, शुगर का ख्याल रखना है, इंसुलिन डोज कैसे ऊपर नीचे करना है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं पेशेंट्स में कि इंसुलिन कई बार नहीं समझ में आता। जो रमजान के पहले जो चलता रहता है अगर वही कंटिन्यू करेंगे रमजान में, वही वैसे ही डोज लेते रहेंगे तो उनको शुगर लो होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर डोज ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो लो होने के चांसेस है। कई बार खाना एकदम से जब ज्यादा खा रहे हैं एक साथ में, उस टाइम पे सेम इंसुलिन का डोज लिया तो उतना काफी नहीं रहता और शुगर ज्यादा वो पहुंच जाती है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी रहता है रमजान के पहले। और थोड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, डायबिटीज कैसे मैनेज करें, उस चीज के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा है, ताकि सब डायबिटिक्स जो कि अभी रखने वाले हैं, रमजान का फास्ट रखने वाले हैं, और भी लोग जो हैं उन सबको इसकी इंफॉर्मेशन मिले, इसकी जानकारी मिले। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा शो का नाम है डोंट बी सो स्वीट। आमतौर पर बोला जाता है कि मीठी बातें करें, अच्छे से बात करें, बहुत स्वीटली बात करें। लेकिन डायबिटीज के केस में ज्यादा मिठास आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए डॉक्टर सुचिन गुप्ता जी जो हैं, जो कि इस प्रोग्राम के हेड हैं, जिनने पूरा बनाया है और आज जिनके माध्यम से हम सब मिल रहे हैं, उन्हें ये प्रोग्राम का नाम रखा है कि डोंट बी सो स्वीट, इट विल हर्ट यू। ज्यादा मिठास भी बहुत ज्यादा मिठास भी जरूरत नहीं है, खासकर खाने में डायबिटीज के लिए, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो और वक्त न लेते हुए मैं आज के जो हमारे गेस्ट्स हैं, सब जो आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे बीच में हैं, उनको मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहले तो डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, जो कि भोपाल के डायबिटोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज के डॉक्टर हैं, और उन्हीं के माध्यम से आज हम सब यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हेलो। आज का प्रोग्राम वही मॉडरेट करेंगे आगे। मैं उनके पहले बाकी हेलो। गेस्ट जल्दी से एक बार आप सबसे एक बार रुखसत करा दूं तो डॉक्टर एच मालवी सर हैं। आप बहुत सीनियर फिजिशियन हैं और अपना पूरा एक्सपीरियंस का पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि हमें उनसे कई सारे सवाल होंगे, कई सारे जवाब होंगे, उनकी बातें हम सुनेंगे और कैसे मैनेज करें शुगर को, उसके बारे में वो बताएंगे। डॉक्टर अमृता सिंह जी हमारे साथ हैं। मैम को मेरे हिसाब से भोपाल के सभी लोग जानते होंगे, उस वक्त से जानते होंगे जब उनके पेपर में, भोपाल के प्रख्यात न्यूज पेपर में उनके कॉलम्स आते थे और डाइट के बारे में वो बात करती थी। तो मैम हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग सब यहाँ ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर मोइस हुसैन सर जो है, मैं उनको बचपन से सुनता आ रहा हूँ, उनसे मिलता आ रहा हूँ, उनकी बातें सुनता आ रहा हूँ। सीनियर फिजिशियन है आप सर भोपाल के, और बहुत अच्छी बात है कि हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं। और मैं सबसे मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ मैम का, डॉक्टर शैला शेख मैडम है। आप मुंबई में सेफी हॉस्पिटल है चरनी रोड में, वहाँ के एरिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मैम, बहुत प्रख्यात वहाँ की डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मैम आज हमारे साथ ज्वाइन की हैं। आप सभी गेस्ट का, आप सभी स्पीकर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। और मैं मैं आगे बोलता हूँ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को और अंबर गुप्ता जी को कि आगे का सेशन आप मॉडरेट करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक्स सुयश। अ, आप आप भी इसी फील्ड में आगे आने वाले हो और इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। हम लोगों को अवेयर करना है बीमारी के बारे में, इस जागरूक करना है डायबिटीज के बारे में। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं अभी हमारे यहाँ मेरे साथ बहुत ही रिनाउंड डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला शेख, जैसे कि सुयश ने बताया उनके बारे में, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं डॉक्टर शहला शेख से को चाहूंगा कि वो सबको बताएं व्हाट इज इम्पोर्टेंस, क्या इसमें डाइट है और किस तरह से हम लोगों को देखना है, कैसे रोजा, कौन रोजा रख सकता है, कौन रोजे नहीं रख सकता है। उसके बाद कुछ डाइट के बारे में डॉक्टर अमिता सिंह बात करेंगी। और फिर हम डॉक्टर्स लोग, फिर जो भी क्वेरीज होगी पेशेंट लोगों की, मैं कैसे रखूं, मैं अफ्तारी में क्या खाऊं,
कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ बूंदी खाते हैं, मैं अफ्तारी कैसे छोड़ूं, मैं खाना कैसे करूं, मैं कौन सी दवा ऐसी रहती, कई बार कुछ कुछ हम लोग, आपको मालूम होगा, कुछ दवाइयां नाश्ते के खाने के आधे घंटे पहले दी जाती, मतलब वो तेज दवाइयां रहती है। तो क्या मैं, अगर वो दवाइयां आप सहरी पे लेंगे तो पक्का है कि आपके दिन में शुगर कम हो जाएगी। तो हम लोग दवाइयों को कुछ रिवर्स करते हैं, कुछ दवाइयों को अफ्तारी के बाद डिनर के पहले लेते हैं, जिससे कि रात भर वो असर करें। इस रमजान के पवित्र महीने में हमारी शुगर भी नहीं बढ़े, हमारी सेहत भी नहीं बिगड़े, और हम रोजा भी रख ले। पर अगर कुछ कुछ चीजों में हमारे जो इनके धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि इन लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए, तो मैं डॉक्टर शैला शेख को इनवाइट करूंगा, उनसे बोलूंगा आप बिल्कुल फ्री बात करें, लोगों से बताएं लोगों को कि कैसे रमजान में हमको रहना है और किस तरह से आगे इसको ये करना है कि हम पवित्र महीना अच्छे से सेहतमंद होकर निकाल लें। ओवर टू डॉक्टर शैला शेख फ्रॉम मुंबई। First of all, good evening, everybody. Assalamu alaikum, namaste. And so it is a great pleasure being over here. Dr. Shiraj Gupta has been very kind with his words. I'm here only because of the invite of Dr. Sachin Gupta. And to be honest, उनका enthusiasm देख के मैं join करी हूँ, because हमारे पास प्री रमदान रश चालू है, और हम दो हर साल हमारे पेशेंट से मेरी उर्दू डॉक्टर सचिन गुप्ता जितनी अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आई थिंक सेंट्रल इंडिया उर्दू इज मच बेटर। हमारी थोड़ी मुंबई लैंग्वेज होती है फ्रैंकली, तो थोड़ा मुंबई का इफेक्ट आ जाता है हमारी लैंग्वेज में। लेकिन बेसिकली द मेन रीजन के डॉक्टर सचिन ने आई थिंक ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है ताकि हम सब रोजे आसानी से रख सके। मेन एम सिर्फ ये, सी हम चाहते कि आप रोजे रखें, हम चाहते हैं आप रोजे रखें, और हम चाहते रोजे रखें, इसलिए हम सब एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, कि हम ऐसा नहीं हो कि आप रोजे नहीं रख सके। सब जो भी ऑडियंस है यहाँ पे सब जानता है कि हमारे फर्ज में रोजा है, अपने 5 फर्जों में रोजा एक फर्ज है, और रोजा तभी नहीं रखा जाता है जब आप बीमार हो, तो रोजा तभी नहीं रखा जाता है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, प्रेगनेंसी लेट में रोजे अलाउड है नहीं रखना, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो रोजे अलाउड है नहीं रखना। नहीं तो हमेशा यही मतलब यही थॉट रहता है कि नहीं रोजे तो हमको रखना ही है। लेकिन मेरी सबसे फर्स्ट मैसेज ये रहेगा, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट 5 मैसेजेस देना चाहूँ अपने ऑडियंस को, कि प्लीज रमजान से पहले अपना चेकअप कराइए। क्लियर कट मेडिकल एंड रिलीजियस का मतलब है कि जितने अपने मतलब रिलीजियस हेड्स है, मौलाना है, मौलवीस, और सब मैं सब उसकी बात कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जो अपने सेक्स है उसके भी सब मौलाना और हेड्स यही अग्री करते हैं कि अगर सेफ नहीं है रोजा रखना तो आपको रोजा नहीं रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इस्लाम में जरा भी ये जायज नहीं है कि आप अपने आप को तकलीफ करके रोजे रखो। इस्लाम इज अ वेरी वेरी काइंड रिलीजन। रोजे रखना फर्ज है अगर आप हेल्थी एबल अडल्ट, बहुत क्लियर चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको हम बिना वजह बीमार होके रोजे रखने में हम इश्यू को कंफ्यूज करते हैं। ऊपर वाले ने नहीं बोला है, ये हम डिसाइड कर लेते कि नहीं हमको कुछ भी हो जाए हम तो रोजे रखेंगे। फर्स्ट थिंग, रमजान से 4 हफ्ते से 8 हफ्ते पहले प्लीज आपके मेडिकल डॉक्टर को रीच आउट करिए। और हर कोई जो सुन रहा है ये बात, अपने नेबर्स को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए। सी हम हर एक को नहीं पहुंच सकते, हमारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हम लोग एक इंसान है, एक ग्रुप है। हम लोग चाहते हैं कि आप जो भी लॉक्ड इन है, आप बोलिए अपने नेबर्स को, अरे आपने अपना प्री रमजान, जब आप रमजान मुबारक बोलते हो तो ये भी पहले, जब चांद मुबारक बोलते हैं ये भी पहले पूछिए, अरे डॉक्टर से दिखा लिए ना, आपकी मेडिसिन सेट है ना रोजा रखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली चांद मुबारक बोले और रिस्क ले ड्यूरिंग फास्टिंग। तो फर्स्ट मैसेज विल बी कि प्लीज आप रमजान से पहले अपना डिटेल इवैल्यूएशन करिए कि आप रोजे रख सकते हैं कि नहीं। सेकेंड इशू मैसेज वुड बी कि ये अज्यूम मत करिए कि पिछले साल मैंने रोजे रख लिया मतलब ये साल भी मैं बिना प्रॉब्लम के रख सकता हूँ। हर साल तबीयत चेंज होती है, हर साल दवाइयां चेंज होती है, हर साल हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है कि हम किस किस्म की दवाई वापर सकते हैं। आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो हम पिछले साल अलाउ कर सकते थे लेकिन ये साल अलाउ नहीं कर सकते हैं।
तो इट डज नॉट मीन कि अगर आपने लास्ट रमजान रोजे रखे मतलब आप ये रमजान भी आराम से रोजे रख सकते हो, वैसा जरा भी अलाउड नहीं है। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिए और वो एंगल से वापस प्लीज आप जरा इवेल्युएट करके लीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डाइट के बारे में तो बात करेंगे मैडम आपसे, लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग रमजान इसके आप रोजे को आप चेक कर सकते हो कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। रोजे में ब्लड देना अलाउड है, चाहे आप उसको लैब में दो या तो अपने आप को प्रिक करो, नो प्रॉब्लम, उससे रोजा नहीं टूटता है। ये प्लीज समझिए, रोजा नहीं टूटता है। आप अपने आप को प्रिक कर सकते हो, आप ब्लड दे सकते हो, कोई भी चीज आपके अंदर जो आपको न्यूट्रिशन नहीं देती है वो भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन भी आपको लेना एक्चुअली अलाउड है इन रमजान, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ न्यूट्रिशन। द रोजा इज वेरी क्लियर। कंफ्यूजन हम क्रिएट करके रखते हैं कि अरे ब्लड देंगे तो रोजा, ब्लड देने से नहीं टूटता है। मॉनिटरिंग कंपलसरी है रमजान में, अगर आप रोजे रखने वाले हो तो प्लीज मॉनिटर करिए, बिकॉज उसके अगर मॉनिटरिंग नहीं करोगे आप तो आपको समझेगा नहीं कि आपकी शुगर हाई जा रही है या लो जा रही है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर शुगर लो जा रही है और आप सिर्फ आधा घंटा ही दूर हो इफ्तारी से, तो भी आप रोजे को आपको तोड़ना कंपलसरी है। आप अपनी बॉडी को किसी भी सिचुएशन में डैमेज या हार्म नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि आपकी दवाई रीएडजस्ट कर दी जाती है, आपका इंसुलिन रीएडजस्ट करा जाता है। हर साल साइंस नई चीजें बताता है हमको कि कौन सी दवाई रमजान में चलेगी, कौन से इंसुलिन रमजान में चलेंगे, किस तरीके से हम देंगे आपको। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो मेडिसिन आपकी एडजस्ट हो। अगर आप एक्टिव पर्सन हो तो याद रखिए कि तरावी भी एक किस्म की एक्सरसाइज है, एक किस्म की एक्टिविटी है। और आप जब 40 मिनट या 1 घंटा तरावी पढ़ते हो तो वो भी एक्सरसाइज होती है। और वो, दो इट मे नॉट बी एज गुड एज द सिमिलर टू गोइंग टू द जिम, बट यस इट इज एक्सरसाइज। और अगर आप जिमिंग पर्सन हो, अगर आपको शौक है जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, आप इफ्तारी के बाद आराम से कर सकते हो। खाली रोजे के दौरान मत करना, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो सकता है, शुगर लो जा सकती है। तो रोजे के दौरान प्लीज एक्सरसाइज मत करो। इफ्तारी के बाद आप आराम से बिना कोई टेंशन के एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट थिंकिंग। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो प्लीज आपके नियरेस्ट मेडिकल सेंटर को जाइए, बिकॉज कभी कभी लो हाई शुगर लो शुगर में नहीं एहसास हुआ, कभी कभी अगर आपको लगा कि गुनूदगी आ रही है और आप मिस्टेक से सो गए, तो प्लीज नियरेस्ट सेंटर पे जरूर जाइए। आई थिंक दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आफ्टर रमजान प्लीज ईद में शिरकुमा एक एक प्याला ही पीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईद में हमारे 3 दिन ईद सब लोग मनाते हैं रोजे रखने के बाद, और वहां पे तो शुगर हमारे सब आसमान छूने लगती है। तो मॉडरेशन इज द वे फॉरवर्ड। इफ एक्चुअली रमजान इज वेरी हेल्दी, आप मेरे से पूछोगे तो हम उसको इफ्तारी में अनहेल्दी कर देते हैं। तो आप समोसा खाना है एयर फ्राइड खाइए, आपको कुछ और खाना है तो कम क्वांटिटी में खाइए। मैं मना नहीं करती किसी को, रहमत का महीना है, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी आप मत खाओ, सही बात तो ये है। मैं ये बोलती हूँ मॉडरेशन में खाओ। पहले आप लो कैलोरी छाछ ले लो फॉर एग्जाम्पल, पतली लस्सी ले लो फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आप चाहिए तो थोड़ा सा, अगर आपको सलाद नहीं खा, सलाद के नाम से तो मेरे पेशेंट रमजान में भाग जाते, बोलते 1 महीना मैडम सलाद की बात आप मत करिए। अगर सलाद नहीं भी खाना है तो आप प्रोटीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चिकन खा सकते हो जो नॉट फ्राइड है, फ्रूट खा सकते हो, और फिर डायरेक्ट लास्ट आप फ्राइड आइटम तक जाइए। तब तक पेट थोड़ा भर जाता है। तो एक बार पेट भर जाता है तो इंसान को फिर वो नहीं रहती चाहत कि मैं और कुछ खाऊं कुछ खाऊं कुछ खाऊं। पहले भजिए और समोसे पे अटैक प्लीज मत करना। आई एम श्योर मैडम विल हैव लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स टू टेल यू। I'll stop over here. Dr. Sachin Gupta will say that I'm going unending my conversation is, and then whatever it is, Dr. Sachin, you can, ask me, and I will be more than happy to answer. Amita or somebody else wants to take over? या डॉक्टर अमिता सिंह, जी जस्ट सर, आप जी थोड़ा सा जी बताएंगे सर, मरीज पेशेंट जी लोगों को। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें एन्यूमरेट कर दी हैं हर एक पेशेंट के लिए, एंड एक्सट्रीमली वेल सेड विद क्लैरिटी. I would like to take this a little forward in terms of nutrition. So first and foremost, I would like to re-emphasize जो आपने बोला है कि शुरू में ही एकदम से
कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें लेने की जल्दी मत करिए, चाहे वो सहरी हो या इफ्तारी हो, दोनों टाइम पे। मुझे नहीं पता मैं सही से वर्ड्स बोल रही हूँ या नहीं, मगर ये मैं इनको ऐसे ही जानती हूँ कि मॉर्निंग मील और इवनिंग मील जब आप रोजा खोलते हैं उस टाइम पे दोनों समय पे ही एकदम से कार्बोहाइड्रेट रिच मील पे मत जाइए। देयर इज समथिंग कॉल्ड द सेकंड मील इफेक्ट, ओके, जिसका उपयोग करने से आपके ब्लड शुगर्स अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। अब ये क्या है, मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। मैडम ने जैसे कहा कई लोग सलाद के नाम से भागते हैं। एक्चुअली सेकंड मील इफेक्ट कुछ खास नहीं है, एक्सेप्ट कि प्रोटीन की चीज और फाइबर वाली चीज को आप पहले लें ना। अगर तो आपको सलाद पसंद है तो उदाहरण के तौर पे आपने 1 या 2 पीस कबाब के, जैसे इफ्तारी के टाइम कबाब के साथ में सलाद ले लिया, उसके बाद आप बाकी की चीजें खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। और या फिर आप अगर वेजिटेरियन भी खाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। छोले बने हुए हैं, आपने छोले की 1 कटोरी ले ली, साथ में थोड़ा सलाद, उस पे कतरी हुई प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल लिया, उस पे थोड़ी खटाई भी डाल ली, तो उसके बाद जब आप खाएंगे जो भी कुछ आपको लेना है तो आपका बॉडी के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, अगर इतनी तलब है मीठा खाने की कि रोका नहीं जा रहा, तो अब इस मौसम में जैसे तरबूज वगैरह मिलते हैं, आप खजूर मत लीजिए, आप थोड़ा तरबूज और उसके साथ में नट्स ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे बादाम है या थोड़ा काजू है या थोड़ी मूंगफली है, इनका यूज कर लीजिए। तरावट भी हो जाएगी तरबूज से, और साथ ही साथ क्योंकि तरबूज की कैलोरीज जो है बहुत कम है, 100 ग्राम आप खाते हैं आपको मुश्किल से 16 कैलोरीज मिलती हैं। खरबूजा भी ऐसा ही है और तरबूज भी ऐसा ही है। जब आपने ये खत्म, और यहाँ भी देखिए वही बात हो गई, फाइबर भी हो गया और साथ में प्रोटीन भी हो गया क्योंकि आपने नट्स लिए हैं। उसके बाद आप अपने खाने पे आइए पानी पीने के बाद। पानी पीना एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाएगा क्योंकि गर्मी थोड़ी बहुत तो शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो जो मैं इफ्तारी की ही बात पहले कर रही हूँ, जो रोटी आप लेते हैं कोशिश करें कि ये रोटी सिंपल गेहूं की रोटी ना लेके आप चने और गेहूं की मिश्रित रोटी अगर आधा आधा मिला के ले सकें तो बहुत ही अच्छा है। उस रोटी के साथ में आपको गोश्त खाना है या दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, वो लीजिए। गोश्त लें तो 2 या 3 पीस से ज्यादा मत लीजिए, और यहाँ पर सब्जियों को नकारिएगा मत। ये नहीं कि सिर्फ गोश्त और रोटी खा रहे हैं या बिरयानी ही बिरयानी खा रहे हैं। सब्जी का रोल फाइबर देने में और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मेजर होता है उसके उस फाइबर से, इसलिए उसका उपयोग जरूर करें। और चटनियों का यूज करें, जहां यूज कर सकते हैं, जो लोग यूज कर सकते हैं वो सिरके का उपयोग करें, तो ब्लड शुगर स्पाइकिंग जो है वो बहुत कंट्रोल हो जाती है। पानी बराबर यहाँ पर पीते रहें। अब बात अगर हम करें सुबह सहरी की बात करें तो यूजुअली सिवैयाँ जैसे दूध में बना के लेते हैं और वो मीठी बनती है, तो कुछ लोग तो मान जाते हैं कि आपने सिवैयाँ बनाई, फीकी बनाई, उसके ऊपर बादाम और काजू कतर के या पाउडर्ड करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, साथ में इलायची दालचीनी वगैरह अगर आपने मिला दी तो ब्लड शुगर स्पाइक इतनी नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी सिवैयाँ बहुत सारी बन जाती है फूल के। बट अगर आपसे मीठे को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता और आप चाहते हैं कि आप मीठी ही खाएं, तो उसका एक तरीका जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये कि फीकी बनवाइए, पर जिस तरह से नमक ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं तो इसी तरह से थोड़ी सी शक्कर, पिसी हुई शक्कर आपने ऊपर से बुरक ली, और जब उसको लेंगे तो वो जो थोड़ी सी ली है उसी से आपकी जो तसल्ली है वो हो जाएगी। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने डॉक्टर से सलाह लेके अपनी दवाइयों में जो फेरबदल करना है वो पहले करवा लिया है, ये शर्त वहीं की वहीं रहती है।
ये लेने के बाद आप जो रोटी या पराठा खाते हैं, अगेन अगर वो आप चने और गेहूं का मिश्रित पराठा खाएंगे तो आपको एनर्जी काफी देर तक धीरे धीरे मिलती रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ गेहूं का आटा जब हम लेते हैं तो वो 2 घंटे में एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करेगी। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो घी आप पराठे के ऊपर लगाएंगे उससे ब्लड शुगर के ऊपर कोई गलत असर नहीं होगा। इनफैक्ट वो जो फैट है वो उस की जो एनर्जी रिलीज है उसको लो कर देगा, धीरे धीमे कर देगा। तो इस तरह से आप सुबह का जो भी खाना है वो भी ले सकते हैं, पर पानी खूब ही अच्छे से पूरी रात भर में अच्छे से आपको पानी पीना चाहिए। सोने का जो टाइम है उसके आधे 1 घंटे पहले थोड़ा पानी कम पीजिए ताकि आपकी नींद खराब ना हो रात में। और फिर आप सुबह उठते ही हैं तो उठते से ही पानी का उपयोग जरूर करते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको आंसर करूंगी। ये मेरी बेसिक जनरल गाइडलाइंस हैं। ना केवल फ्रूट्स पे रहिए, ना ही केवल पीने वाली चीजों पे रहिए, सब चीजों का एक मिश्रण बना के, बैलेंस बना के और उपयोग करिएगा। बहुत अच्छा मैम। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। आज ही एक मेरे पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब हमारा इसका टाइम आता है इफ्तारी का शाम के समय, तो हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम लोग मीठा दूध पीते हैं और ऐसा लगता है कि मीठा बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हम दिन भर के भूखे रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, और शुगर भी कम होती होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो उन्होंने सुबह से लिया है। तो ऐसे पेशेंट को मीठे दूध को क्या करना है? आपने बहुत अच्छा बताया, और उनको ऐसा लगता है कि हमको इमीडिएट ताकत चाहिए सर। उस इमीडिएट ताकत के लिए वो मीठा दूध चाहते हैं। सर, उसके लिए बेस्ट तरीका रहता है, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, सेब या पपीते का शेक बना के दूध के साथ, उसमें मिठास भी आ जाएगी। और जैसा मैंने कहा उसमें अगर नट्स का, बादाम वगैरह का पाउडर डाला हुआ हो, दालचीनी इलायची का हो, तो मिठास भी मिल जाती है। और बाकी की मिठास जो है, मैंने इसीलिए तरबूज और खरबूजे का खास मैंने एग्जाम्पल दिया है। एकदम से तरबूज जब मुंह में जाता है, मिठास भी हो जाती है, तरावट भी हो जाती है और एनर्जेटिक फील करते हैं पेशेंट्स। बट उसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्पाइक है वो इतना नहीं होता, क्योंकि उसमें होता ही कम है। और इसके साथ में अगर, जैसे मैंने नट्स का बोला था, अगर वो इस तरह का दूध पी लेते हैं तो दोनों चीजों का बैलेंस उनको हो जाएगा। यानी उनको मीठा दूध नहीं लेना है, कोई भी मीठे रस, शुगर वाला सर, शुगर डली हुई या शहद या गुड़, ये डला हुआ फ्रैंक जो दूध है। और एक और बात हमें ध्यान में रखनी है, दूध में प्रोटीन भले है पर उसमें फाइबर नहीं है सर। तो बिकॉज देयर इज नो फाइबर, सो एविडेंटली जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत फास्ट होगा, यू सी, बिकॉज इट विल गो डाउन वेरी फास्ट। सो दैट इज द रीजन, अगर हम उसमें पपीता या सेब डालते हैं तो हम फाइबर भी डाल रहे हैं एंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ जो स्वीटनेस है वो भी डालने के। पर हाँ, शक्कर वाला दूध आई डू नॉट यूजुअली रिकमेंड, ऑल्दो मैडम ने कहा है कि मैं मना नहीं करती हूँ किसी चीज को, विच इज एक्सेलेंट पॉलिसी, प्रोवाइडेड द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड कितनी लिमिट तक लेना है। अब अगर इतना बड़ा गिलास भर के लेना है, उसमें आराम से कई बार पेशेंट्स 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच तक शक्कर की डाल के या गुड़ की डाल के और फिर लेते हैं। So that evidently, if I am giving 80 calories through simple sugar, so you can imagine what the result. जी बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा, खजूर का क्या है? खजूर बहुत सारे लोग लेते हैं। जी सर, पर खजूर इज वेरी हाई इन शुगर्स। अंजीर इज अ बेटर ऑप्शन। शुगर जो इसमें खजूर में है वो काफी ज्यादा होती है, और यूजुअली 2 से 3 जब खजूर ली जाती है तो कार्बोहाइड्रेट लोड जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है सर, स्पेशली अगर सिर्फ खजूर ली जाए ना। अगेन यू सी, दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज, अगर साथ में बादाम है, काजू है, मूंगफली है और फिर साथ में एक खजूर ले ली तो इफेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा सर, बिकॉज द प्रोटीन, द फाइबर, द अदर मिनरल्स, द फैट, that will all to some extent bring down the quicker absorption of the carbohydrate from the khajur. So it depends on how it is used, and that's why when we give instructions हमें बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है सर, क्योंकि आपने तो कह दिया एक खजूर खा लेना, मगर
साहब ने तो ये सुना कि खजूर खा लेना, एंड देन यू, आई मीन यू यस नो यस व्हाट आई मीन। आई थिंक आप भी इस ट्रैप में जरूर पड़ते होंगे, मैं तो बहुत पड़ती हूँ इस ट्रैप में, कि आप ही ने तो कहा था, है ना। तो ये मैं नहीं, emphasize करना बहुत चाहती बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए मैम। अभी जस्ट आप रुकिएगा, मैं हूँ। जी डॉक्टर सर। मालवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्या हमारे पेशेंट को मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा वही बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। डॉक्टर मालवी सर। Yeah. सर। Thank you, Sachin. Uh, uh, I'm audible? यस यस, वेरी मच ऑडिबल सर। वैसे तो देखिए, मैडम शीला शेख ने और डॉक्टर मिसेस अमिता सिंह ने जो कुछ बताया वो अपने आप में सफिशिएंट और ह्यूज नॉलेज है, और इसने पेशेंट्स को बहुत लॉट ऑफ अच्छे मैसेजेस दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कुछ पॉइंट्स थोड़े से जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर एक इज द जिद्दी पेशेंट। कुछ पेशेंट्स बड़े जिद्दी होते हैं, सीवियरली डायबिटिक होते हुए भी वो जिद करते हैं कि नहीं हम तो रोजे रखेंगे, हम बचपन से रखते आ रहे हैं, हमारे कोई रोजे नहीं छूटे हैं, और ये चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, हम रोजे रखेंगे। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि देर आर लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज। जैसे सीवियरली डायबिटिक पेशेंट है, उसको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे रीनल डिजीज है, रेटिनोपैथीज है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, और भी इस तरीके की जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, इन सबको रमजान में मैनेज करना थोड़ा एक हरक्यूलिन टास्क है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें पेशेंट तो कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। वो कहता है चाहे कुछ हो जाए, मेरे को तो रोजा रखना है। तो हमको फिर कैसे एडजस्ट करना है इस तरह के पेशेंट से, क्योंकि ये पेशेंट बड़े लायबल टू कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि इनको कैसे मैनेज करें, नंबर वन। नंबर टू, रमजान में एक प्रॉब्लम और है कि देर आर इंटरमिटेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे हम दिन भर के फास्टिंग करें तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग, हमको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, चाहे हम सुबह कैसा भी खाना खाएं। सेकंड, आफ्टर इफ्तार बहुत से लोगों का हाथ रुकता नहीं है, चाहे हम कितना भी कंट्रोल करें। और पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे कंट्रोल करें, बॉडी डजंट अलाउ यू। तो बॉडी चाहती है कि नहीं हम तो इतना खा लें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इवनिंग मील होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, इफ्तार में खाना ले लेते हैं और फिर नाइट में फिर दूसरा एक मील ले लेते हैं, आधा आधा। तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक तो ये जो इंटरमिटेंट, हेलो सर वो शायद लेफ्ट हो गए हैं, पता नहीं कुछ कुछ गलत। गलत गलत बटन दब हाँ गया उनसे। ओहो। जी, डॉक्टर ज्वाइन कर शहीदा, लिया है। नहीं, ज्वाइन आप कर लिया है, ज्वाइन कर लिया ऐसे है। कर लिए हैं। हाँ। हो गया। तो इंटरमिटेंट हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया जो रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा डील करना चाहिए। इसमें हमें बहुत सारा रोल डाइट का है, एक्सरसाइज का है, और मैं सोचता हूँ कि डाइट का रोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकेशन। मेडिकेशन अपनी जगह जरूरी है, उसको अल्ट्रेशन जरूरी है। बहुत से पेशेंट्स उसको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, बनती कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम डाइट को अच्छे से समझ लें, जैसे मैडम अमिता सिंह ने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया है, तो हमारी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी डायबिटीज मैनेजमेंट की। तीसरी पॉइंट ये है कि जैसे मैडम शीला शेख ने बताया कि हमको अपने आप को अपडेट रखना है, हमें मॉनिटर रखना है। ये बात हम जब मरीज को बोलते हैं तो बहुत से मरीज हमारी बात मानते भी हैं, बहुत से नहीं भी मानते हैं। अगर यही बात रिलीजियस लीडर के थ्रू हो, कि जिनको आप फॉलो करते हो, अगर वो कहेंगे तो आप उस बात को बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर के थ्रू आ रही है कि नहीं साहब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। मेरे काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि वो बड़े रिजिड होते हैं कि नहीं साहब हम ब्लड निकालेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा। खासकर कुछ कम्युनिटीज के अंदर तो ये बहुत इविडेंट है कि नहीं हमें टच नहीं करना है, या इस तरीके से कोई भी ये चीज को हम टेस्ट करेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा, हम बाद में ही करना चाहेंगे। लेकिन वो तो पोस्ट प्राइमरी स्टेज हो जाती है बाद में। तो थोड़ा ये मैसेज रिलीजियस लीडर्स की तरफ से अगर दिया जाए कि भाई ठीक है आपको ये सब अलाउड है और आप ये सब कर सकते हो, तो पेशेंट इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा और मानेगा भी, और फॉलो फॉलो करके अपने आप को मॉनिटर रखेगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि जैसे मेडिकेशंस के टाइमिंग। अब जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है तो वो हमेशा पूछेगा कि साहब मैं थायराइड की गोली कब लूं, मुझे खाली पेट लेना है, लेकिन मैं खाली पेट कब लूं, कैसे लूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो सीवियरली हाइपोथायराइड होते हैं उनको कैसे अपने आप को ड्यूरिंग रमजान मैनेज करें, ये
जैसे मैडम शीला है, शैला शेख, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, शी कैन टेल अस, आप बता सकते हो कि हाउ टू मैनेज हाइपोथायराइडिज्म अलोंग विद डायबिटीज, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, उनको हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड रहता ही है ज्यादातर। ये इश्यू है कि हाइपोथायराइडिज्म को डायबिटीज के अंदर जो आपका जो थायरोक्सिन होती है, वो टेबलेट को कब खाना बेहतर रहेगा कि वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहे। और जैसे कि इंडिया एक बिग कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये सब चीज मैसेज हमारे डायबिटिक हाइपोथायराइड प्रिवलेंस भी बहुत है। चौथी चीज ये है कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि हाउ वी कैन कीप इट इन एन एवरेज एंड ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, या A1C मॉनिटर कब करना चाहिए और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स थोड़े से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो एक्सपर्ट्स की तरफ से आएंगे। लेकिन बेसिक मैसेज यही है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो रमजान में फास्टिंग कर सकता है, लेकिन वो खुद जो मैनेज कर सकता है वो उसकी उसकी खुद की एजुकेशन से और उसकी काउंसलिंग से वो जो मैनेज कर सकता है, वो मैनेजमेंट बेस्ट होता है। एक्सरसाइज, डाइट and medication, these are three tripod of the management, and that also should continue in the Ramadan as feasible. हेलो डॉक्टर मालवी, हकीमुद्दीन मालवी साहब ने बहुत अच्छा हमको बताया है इसके बारे में। डॉक्टर शैला, मैं पूछना चाहूंगा, आप ऐसे जिद्दी मरीजों से कैसे डील करते हैं जो डॉक्टर मालवी बात कर रहे थे? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यही बोलते हैं सबसे कि वी वांट यू, हमारा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन रहता है वी वांट यू टू फास्ट. My conversation is never ke, and actually also it's a fact also, I believe that also, I want you to fast, but I need as your doctor to make it as safe as possible. तो मेरी ड्यूटी है कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँ रोजे रखने में, लेकिन मेरी ड्यूटी ये भी है कि आपके लिए वो सेफ हो. तो अगर ये इम्पोर्टेंट, सर अक्सर क्या होता है ना, पेशेंट्स ये परसीव करते हैं कि हम ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल है. एक्चुअली हम सब सेम साइड पे हैं. हम क्यों प्री रमजान इवैल्यूएशन बोल रहे हैं? ताकि आप रोजे आसानी से रख सको. हम क्यों बोल रहे हैं दवाई एडजस्ट करिए प्री रमजान? ताकि आपको रमजान में आना नहीं पड़े हमारे पास और कोई दिक्कत नहीं. हम क्यों बोल रहे हैं आप डाइट करिए रमजान में, सही तरीके से खाना खाइए, ताकि आपकी शुगर ऊपर नीचे नहीं जाए और आपको कोई हेल्थ रिलेटेड आगे चल के परेशानी नहीं हो. तो द एम इज कि आपकी तबीयत ठीक रहे. अगर जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है सर कि अगर पेशेंट ये मैसेज गोज थ्रू कि हम चाहते कि आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम टू योर हेल्थ रोजे रखे, 90% ऑफ द पेशेंट्स डू अंडरस्टैंड. मतलब बहुत कम 10% में भी अभी पेशेंट्स होते हैं हमारे जो एकदम ही जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हम रखेंगे. और अगर वो जिद पे अड़ते भी है सर, तो एज एन अडल्ट हमको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए. अगर हम हमारे सब समझाने के बावजूद भी पेशेंट बोलते कि नहीं मैम मैं रखूंगा या मैं रखूंगी, तो फिर मेरी ड्यूटी ये बन जाती है कि एज योर डॉक्टर आई ट्राई टू सी इट टू इट कि आप जितना मैं सेफली कर सकती हूँ आपका मेडिसिन, जितना हम एडुकेट कर सकते हैं आपको, जितने हम टेस्ट कर सकते हैं, जितना आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जितना हम आपकी फैमिली को एडुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज, वो हम सब करके आपको रोजे रखना अलाउ करें. तो इट्स लाइक अ वेरी टाइट रोप आप चल रहे हो कि सर आप हंसोगे, कभी कभी हमारे पेशेंट को नहीं रखना होता है और एब्सोल्युटली ठीक रहते हैं और बोलेंगे मैडम नहीं रखू ना, मैडम मेरे को ऐसा है ना. हम बोलते नहीं नहीं रखना है आपको कुछ नहीं हुआ है आप रखो. तो दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी कभी कभी जी जी सुनने में आती है. बट कॉन्वर्सेशन सर हेल्प्स. आई हैव ऑलवेज लर्न द बॉटम लाइन इज कि हम थोड़ी बातें करें, थोड़ी सुने, थोड़ी पेशेंस हमारी सुने, थोड़ी हम सुने, तो गाड़ी चलते रहती है. ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने इसको बताया है. और मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि किसी को कुछ पूछना है, बहुत अच्छा मौका है. डॉक्टर शैला शेख मुंबई से जुड़ी है हमारे साथ, डॉक्टर अमिता सिंह है, डॉक्टर हकीमुद्दीन मालवी है. आप कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब समझ में आ गया है तो वी कैन क्लोज द प्रोग्राम. कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, दिस इज ओपन फोरम. हाँ डॉक्टर सौरभ, अतुल्य सौरभ, सीनियर फिजिशियन, बिल्कुल पूछिए आप, स्वागत है आपका. सर एक ही क्वेश्चन है, डायबिटीज रमजान में वुड बी प्रिफर शॉर्ट एक्टिंग OHAs और लॉन्ग एक्टिंग OHAs? या डॉक्टर शैला.
Dr. Saurabh, with OHAs, there are certain OHAs, for example, DPP-4 inhibitors, metformin, glitazones, alpha-glucosidase inhibitors, and SGLT2 inhibitors, which do not require any dose change. The only change with these OHAs require, for example, SGLT2 inhibitors require change in timing. You have to change it from morning to night and require the patient to hydrate themselves adequately. The two issues we really worry about is when the patient is on a sulfonylurea or insulin. Because that is the area where there's a potential for hypoglycemia, which you're really worried about. Because hypoglycemia, because of the long hours of fasting, is something which you are worried about, and you really don't want it at all. So sulfonylurea, Saurabh, the best evidence is with gliclazide. So if you switch the timing of gliclazide and give the patient gliclazide, whether it is long acting or it is short acting, the incidence of hypoglycemia is very low. Actually, the data which we had done, the Daya Ramadan study, showed that if people did not have suhoor, there was a problem. A number of our patients, have a very early suhoor, they'll have suhoor at 2 o'clock and go to sleep. They've gone to some so-called suhoor party and come home and gone to sleep. So there are the issues where we have problems, where there was an increased incidence of hypoglycemia, but you actually have suhoor the way it is advised. The advice by the Prophet is that you eat suhoor as late as possible at the time when you're supposed, in the beginning of the fast. That is the actual advice. But we as humans tend to do everything except, what is actually advised, and that's where the trouble starts. One more query that I have in my mind is why is it that we need to be so strict about the diet and the sugar levels? Because Ramadan is only for 30 days, or just for about a month. Yeah, I understand. But because it creates a lot of glycemic variability, Dr. Saurabh. If you're not a little more particular about diet, the post-iftar hyperglycemia is significant. And the glycemic variability, we really do not know sustained glycemic variability 1 month, what kind of side effects it would have. I agree with you, because the short term, that's the reason we may not be able to extrapolate it. But even whatever short term it is, we do not want to potentially create issues because of that glycemic variability. That is because true. The feast Ramadan without the feasting is intermittent fasting. Obviously. Yeah. Obviously. The feasting makes it something totally different, Very and true. Ramadan without feasting is as if it's not Ramadan. No, if my patient is quite well controlled for rest of the year, so would that make the little change or little extra sugar levels during Ramadan, would that make a long-term effect over his overall complications? I am basically worried about the complications. We really don't know, We really don't know, Dr. Saurabh. We honestly don't know, and we will never know. Because, we will honestly never really know, because we don't know what 1 month of glycemic variability does to the system in the long run. So it is this answer we are going to keep on asking, and we really have no answer. But we as clinicians try to see to it that whatever we can within those... Whatever best we can possible should be done. That is true. That is the meaning. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much. We have seen sometimes, Dr. Atulya, the patient, they come to us, दवा ले रहे हो सर, 3 महीने से दवा बंद है, सब कुछ चूरन चटनी खा रहे हैं. Very common thing. So that is beyond our control, sir. So that's why if the sugars are under control, patient is taking proper medicine, then we promote fast. Yes, why not? You can keep, because you have worked, you have controlled for 11 months, you will control this month also. So sometimes the patients are very committed. Dr. Shaila, I just want to know one more thing, very important question. What is your experiences with type 1 diabetics? Sometimes the type 1 diabetics, they want to fast, and that it becomes very difficult how to convince them. So type 1 diabetes, very well controlled, very motivated, on maybe the CGMS, very well motivated family, willing to monitor very closely, good HbA1c, under close supervision, can be allowed to fast. That's what the data says. Patients on the insulin pump can also be allowed to fast, because they have, especially the closed loop pump which is there,
because their sugars, they have the automatically the pump stops, so the patient don't go into hypoglycemia. So basically, sir, but I still personally feel that if these criteria are not met, definitely type 1 diabetic should be discouraged from fasting. Yeah. It's only I think they should be strongly discouraged from fasting unless we are very, very sure that these criteria are met, because it can potentially they can land up with either severe hypoglycemia or severe DKA, both of which we don't know. Okay, मैम, we have discussed enough. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें लोगों ने पूछ ली है, और कोई अगर पूछना चाहता है तो जल्दी से क्विक क्वेश्चन, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन. मैम इज वेरी बिजी. गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग, पूछिए. गुड इवनिंग मैम. सर मेरी क्वेश्चन है कि अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैम फास्टिंग हमारा तो दिन भर का रोजा रहता है, तो फास्टिंग इफ्तार के टाइम का रहता है या जो नाइट की फास्टिंग रहती है? प्लीज सर और मैम क्लियर करिए. I didn't understand the question. मैम जैसे अपन सहरी पे बोलते हैं पेशेंट को फास्टिंग चेक करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हमारा दिन भर का रोजा है, देन इफ्तार के टाइम का fasting sugar, Shazia, fasting sugar has to be checked before iftar, Raja. Yeah. It's going to be before iftar, and 2 hours after iftar will be a post meal sugar. Okay. It will reverse. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Okay. Thanks a lot, ma'am. I think we had enough, और सबको सब समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है. बहुत सारे लोगों ने सुना है. एंड मैडम, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द कोर ऑफ आवर हार्ट. आप भोपाल में आपने ज्वाइन किया, और इसमें पूरे में हम लोगों ने इसको इंडिया में सर्कुलेट किया था, और थैंक्स अ लॉट. और हम लोग कभी भी कुछ रहेगा तो आपसे फिर से बात करेंगे. Definitely. Suyesh, would you like to say something? Suyesh is my son. He is pursuing DM Endo. Resident from Ramaiya. Welcome to the gang. Thanks, madam. एक ही सब्जेक्ट है इंडिया में, where there is no seniority and juniors. We're just at the same platform, all of us. Okay. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much, ma'am. Your patients are waiting. Yes. You want to say something? Sir, chat box में कुछ questions हैं, if you can. Yeah, I have seen that. One of that is related to pre-diabetes and not very significant. Maybe let madam go. I'll discuss that questions. Okay, ma'am. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Amita Singh, would you stay for 2 minutes, ma'am? Bas? Sure. Okay. Let me check that, because that question is related to pre-diabetes. Yes. Would you share pre-diabetes diet and precautions? So here I would be very, very clear on this, that for a pre-diabetic, the first and foremost thing is to understand the weight concerns of the patient, whether it's normal, whether the patient is normal weight, obese, overweight, or underweight. Now, depending on that, I would, being a pre-diabetic, and if there is a strong family history also of diabetes, then I would be a little strict in the use of, or rather no use of simple sugars. So I would ask the patient to abstain as far as possible and reduce the use of sugar, as in honey or chini or gur, etc., to not more than 1 teaspoon per day, if at all. Secondly, the second more important thing I would ask the patient to do is to reduce the use of refined flour products. That means things like biscuits, breads, toasts, matris, all these things which are made with refined flour, because these are the ones which tend to spike blood sugars a lot. Again, I reiterate that the way I said, keep depending on the patient's weight, I would decide on what sort of a dietary plan
he or she should follow. Now, if the patient is normal weight, I would ask the patient to just go through these two factors, reduce the frank sugars and reduce the refined flours, and observe how his blood sugars behave. If they come under control, then just tweaking the diet enough so that he gets adequate amount of protein and fiber might just find his blood sugars coming back to normal. But if despite this he's not able to control the blood sugars, then I would be stricter with no sugars at all in the diet, as well as no refined or simple sugar products in the diet. सर ये एक्चुअली में डिपेंड करेगा फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. प्री डायबिटिक गाइडलाइंस में ये चीजें तो दे विल होल्ड सर. थैंक यू मैम, थैंक यू. और डेफिनेटली अगर प्री डायबिटिक है तो खूब एक्सरसाइज करिए, पसीना बहाइए, तो आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज को आप बहुत रोक सकते हैं. और इसी के लिए हम लोग अभी एक एक्सरसाइज में मैं एक चीज कहना चाहूंगी. वन थिंग विच कुड be very supportive here is to be physically active for a while after every meal, and not to sit down or to lie down after that, whether it is lunch or dinner. Do not sit or lie down after that immediately for about 20 minutes. If physical activity is maintained in terms of not a very heavy scheduled, running or any of that stuff, but just movement around the place, that also can help in controlling the PP blood sugar very effectively. Thanks, ma'am. इसमें डॉक्टर हरिंदर ने पूछे हैं कि please share guidelines on changing the timings of insulin and OHS. इसमें जो भी होगा सब कुछ रिवर्स हो जाता है. अगर आप इंसुलिन सुबह दे रहे हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, तो उसको हम लोग अफ्तारी के बाद देते हैं, क्योंकि पेशेंट रात भर खा सकते हैं, तो सब कुछ रिवर्स कर देंगे. अगर पेशेंट सल्फोनिल यूरिया पे हैं, अगर वो मॉर्निंग में लेते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, तो उसको हम लोग बिफोर डिनर कर देंगे, जो रात में जो होता है, जिससे कि रात में जो हम लोग खा सकते हैं, रात में खाना खाते हैं, तो वो रात भर पूरी रात शुगर कंट्रोल में रहे. इस तरह से हम लोग इंसुलिन को एडजस्ट करते हैं. वी कैन गिव बेसल इंसुलिन अराउंड 10 जैसा कि हम लोग देते हैं, जिससे कि रात भर शुगर कंट्रोल रहे. एंड जस्ट वार्न पेशेंट, इफ दे गेट हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स इन डे टाइम, जस्ट check blood sugar, as Dr. Shaila suggested that. Now the dharm gurus of Islam and everybody has suggested that if you get hypo or hyperglycemic symptoms, check your blood sugar. आप उस दिन रोजा तो उपवास को तोड़ सकते हैं और अपना उपचार कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैडम ने एक पॉइंट और बताया था कि अगर अफ्तारी के आधा एक घंटे पहले भी आपको अगर हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स, यानी शक्कर कम होने के लक्षण आ रहे हैं, हाथ पैर कप रहे हैं, बहुत तेजी से घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी शक्कर कम हो रही है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को अधिकतर ये लक्षण मालूम रहते हैं, तो आप वेट मत करिए कि मेरे एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद तो मुझे अफ्तारी लेनी. नहीं, अभी ही उस उपवास को तोड़ के कुछ मीठा चीज ले लीजिए और उसी समय अपने आप को रेस्क्यू करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो हो सकता है आपकी शुगर और ज्यादा लो हो जाए और आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़े. छोटे छोटे टिप्स हैं, डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए. कई बार मरीज डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, और जो दवाइयां बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं वो दवाइयां बिफोर सहूर यानी सहरी पे सुबह ले लेते हैं, और उनको दिन में लो शुगर होती है, दिन भर लेटे रहना पड़ता है, काम नहीं कर पाते हैं, और मालूम चलता है कि शुगर कम हो गई. तो अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से मिलके रमजान के पहले अपनी दवाइयों को सेट करा लेंगे, तो हो सकता है 30 दिन की बात है, जैसे कि डॉक्टर अमिता सिंह ने भी कहा, डॉक्टर सौरभ भी कह रहे थे, डॉक्टर हकीमुद्दीन मालवी भी कह रहे हैं कि 30 डेज की बात है. 30 डेज हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपनी शुगर का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं. डॉक्टर हकीमुद्दीन मालवी सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर मालवी सर, I am here. Sir, you want to give some message, sir? But I only want to give the message कि जो सारी बातें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो सब डिस्कस हो ही गए हैं, लेकिन डायबिटीज को भी एज ए रिलीजियस मैटर मान के अगर हम डील करेंगे तो हो सकता है हम बहुत अच्छे से डील करें. जैसे हम सारे रिलीजियस मैटर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं,
जैसे रमजान को भी फॉलो करते हैं, विच इज वेरी पायस एंड रिलीजियस मंथ। अगर हम ये माने कि हमारी जो बीमारी है डायबिटीज है, उसको भी अगर हम रिलीजियस तरीके से, इसी डिसिप्लिन से और उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है, और भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन होते हैं रमजान के वो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह हम ये माने कि डायबिटीज का होना भी हमारे लिए एक डिसिप्लिन है, और हम उसको एज पर डिसिप्लिन ही मैनेज करें, थैंक यू सर, तो वेरी राइट, हम वेरी उसको राइट। अच्छे से कर पाएंगे। ये एक थोड़ी सी बात है, और हर आदमी अगर इसको फॉलो करेगा तो बहुत कुछ कर पाएगा। जो सब थैंक यू बातें सर। बताई गई हैं जी उनको जी, फॉलो करें तो हम लोग बहुत कुछ सक्सेस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत इनलाइटन किया हमारे सब पेशेंट लोगों को, सब फ्रेंड्स लोगों को, दोस्तों को रमजान के बारे में। थैंक्स अ लॉट सर। अंबर गुप्ता, मैं चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स सबको, हाँ, मैं थैंक्स दे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मालवी सर हैं, मैडम हैं, शैला शेख मैडम हैं, और डॉक्टर अमिता सिंह मैडम है, इन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और जो हमारे जो डाइटिशियंस आए हैं उनके लिए भी मैं और सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो पेशेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं सभी को मैं कृष्णा डायबिटीज क्लिनिक भोपाल की तरफ से थैंक्स देता हूँ। और हम लोग फिर जल्द ही ऐसे ही एक प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक जी लास्ट सर। में एक क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने पीछे पूछा है ये, वी आर गिव ऑल 3 बेसल डोज इन रमजान। रमजान में बेसल डोज बिल्कुल दे सकते हैं, पर उसको हम लोगों को देना पड़ेगा, तो नाइट में देते हैं हम लोग 10 बजे, और एक ही बेसल डोज दिया जाएगा। सॉरी, बोलस डोज होगा ये। बोलस डोज दिन में नहीं दे सकते, जब दिन में खाना नहीं खाएंगे तो बोलस नहीं देंगे। जो बोलस डोज है उसको हम लोग अफ्तार के बाद या डिनर के पहले देंगे। उस डोज को एक बार देंगे, सिर्फ एक बार दिन, और उसके बाद डोज नहीं देंगे। और सहूर यानी जो सुबह का खाना होगा उसमें हम लोग बोलस डोज या जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहता है वो नहीं देते हैं, क्योंकि उसका असर 3-4 घंटे बाद आता है, और तब उसमें उपवास का टाइम रहेगा और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसमें उस समय आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन, DPP-4 इनिबिटर या रात में SGLT2 इनिबिटर्स दे सकते हैं, जिससे कि शुगर डाउन ना हो पेशेंट का। पर सुबह इंसुलिन जहां तक हो अवॉइड करेंगे, जब तक कि शुगर बहुत हाई लेवल ना हो। और पेशेंट अगर शुगर मॉनिटर करने के लिए तैयार है, फास्टिंग रमजान के दौरान भी अगर शुगर मॉनिटर करते हैं, शुगर बहुत ज्यादा हाई है, तो ही आप उनको दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका आंसर दे दिया है। चलिए, थैंक्स अ लॉट सब लोग ज्वाइन करने के लिए, सब लोगों ने ज्वाइन किया।